अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधी रात को क्लास्को और रास्टर कब्रिस्तान पहुंचे और रोज़ी का ताबूत खोलकर लाश का मुआयना किया। अभी लाश का चेहरा पूरी तरह खौफनाक नहीं हुआ था, दांत भी बाहर ना निकले थे, बस उंगलियों के नाखून कदरे लंबे और चेहरा कुछ खौफनाक सा हो गया था। इससे कबल कि इनके जिस्म पर ड्रैकुला के दांतों का जहर पूरी तरह सरायत करता और वो भी एक वैम्पायर बन जाती, क्लास्को ने एक सुलाख को पूरी कुव्वत से हथौड़ा मारा और सुलाख लाश के दिल में उतर गई। इसने खिलाफ तवक्को कोई चीख ना मारी, लेकिन आंखें खोल दी। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से ये अंदाज़ा हुआ था कि इसने तकलीफ महसूस की है। इसके साथ ही वो हल्की हल्की दर्द भरी आ भर कर मर गई। इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। क्लास्को ने फ़ौरन इसकी उंगलियों की तरफ इशारा किया तो आस्टर ने उंगलियों पर नज़र डाली। इसके लंबे लंबे नाखून अब गायब हो चुके थे और चेहरा पहले की तरह खूबसूरत हो चुका था। वो दोनों ताबूत का ढक्कन बंद करके ताबूत को मिट्टी से ढांप कर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पहुंचकर दोनों ने एक झाड़ी से 6-6 फुट लंबी लोहे की 2 नोकीली सुलाखें निकाली और एक एक सुलाख लेकर वो अफरीत महल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़े। रात के 3 बज रहे थे। जंगल में नींद तारीखी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर पड़ रही थी। चांद की हल्की सी रोशनी में दूर की चीज़ साफ नजर न आती थी। वो दोनों खौफ से बेनियाज अपने गांव को खूनी बलाओं और शैतानी रूहों से पाक करने का अज़म लिए हुए सुलाखे कंधों पर रखे शाना बशाना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक इनकी नज़र अपने सामने कुछ फासले पर एक मुतहर्रक साए पर पड़ी। देखो वो कौन है? आस्टर ने चौंक कर पूछा। कोई बदरू तो नहीं? ऐसे खौफनाक जंगल में अफरीत महल के करीब रात के 3 बजे बिल्कुल तन्हा शैतानी रूह के सिवा कोई भी नहीं हो सकता। क्लास्को ने अपनी राय जाहिर की। पहले इसका पीछा करो, इसी का खात्मा कर डालें। वो दोनों बड़ी तेजी से साए की तरफ बढ़े। वो जूं जूं तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, साया भी तू आगे बढ़ता जा रहा था। तमाम तर कोशिश के बावजूद साए तक, या दूसरे लफ्जों में इस पुरस्रार शय तक पहुंचने में नाकाम रहे। हत्ता के जंगल खत्म हो गया। वो अफरीत महल की तरफ लपका और फिर इनकी नज़रों से ओझल हो गया। वो दोनों शैतानी रूहों के मस्कन अफरीत महल के सदर दरवाजे पर पहुंचे कि रंग की ये बुलंदो बाला इमारत बड़ी खौफनाक लग रही थी। क्लास्को और आस्टर ने दरवाजे दाखिल होने से पहले एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और गुड लक टू यू कहा। यूं ही इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आईनी दरवाजे की गिड़गिड़ाहट फिजा में गूंजी और इसके साथ ही 4 इंतहाई खौफनाक स्याह कुत्ते किसी तरफ से नमूदार हुए और इन पर हमलावर हुए। इस पर बाकी 2 कुत्ते भी आस्टर को बेबस और मजबूर समझकर इस पर हमला आवर हुए। सूरत हाल देखकर क्लास्को तेजी से आस्टर की तरफ पलटा और आस्टर की कमर पर चढ़ते हुए कुत्ते के पेट में सुलाख घोंप दी। इसी दम कुत्ते ने तड़प कर जान दे दी। क्लास्को ने एक झटके के साथ सुलाख वापस खींच ली और तीसरे कुत्ते पर हमला आवर हुआ। अब मैदान में सिर्फ 2 कुत्ते बाकी रह गए थे, जो कभी अपने साथियों की लाशों को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर मुंह बनाते जैसे अफसोस कर रहे हों और कभी इन दोनों पर हमला आवर होते। इन्हें चीरने फाड़ने की भरपूर कोशिश करते, लेकिन कुछ ही देर बाद क्लास्को और आस्टर की फुर्ती और बहादुरी के सबब वो दोनों भी ज़मीन पर ढेर हो गए। क्लास्को और आस्टर के जिस्म पर चंद मामूली खराशें और छोटे मोटे जख्म आ गए थे, लेकिन वो इसकी कतई परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए और आगे बढ़े। अभी वो चंद ही कदम चले थे कि छत से बड़ी बड़ी चमगादड़ें फड़फड़ाती हुई आईं और इनके सर के ऊपर चक्कर काटने लगी। फिर देखते ही देखते वो इंतहाई तेज़ी से इन पर हमला आवर हुई। इन दोनों के हाथों से सुलाखें छूटकर ज़मीन पर गिरी, लेकिन इसके फ़ौरन बाद इन दोनों के हाथों में 2 धारी तेज़ खंजर चमक रहे थे। आस्टर ने इन पर हमला करने वाली 2 बड़ी बड़ी चमगादड़ों को वो खंजर मारकर हलाक कर डाला। दोनों चमगादड़ें इंतहाई मकरू आवाज़ें निकालती हुई फर्श पर गिरीं और माही बेआब की तरह तड़प तड़प कर जान दे दी। चमगादड़ों ने बार बार खौफनाक अंदाज में अपने चोंचों और तेज़ पंजों से पे दर पे हमले करके इनके चेहरे लहू लुहान कर दिए। आस्टर ने भी इस दौरान कई चमगादड़ें अपने खंजर का निशाना बनाई थीं। आखिरकार वह सब चमगादड़ें वहीं ढेर हो गईं और इन्होंने सुकून का सांस लिया। इस कमरे की तलाश शुरू कर दी जिसमें तहखाने में जाने का चोर रास्ता था। वो अफरीत महल की भूल भुलैयों में गुम हो गए। वो इस मखसूस कमरे की बाजियाबी के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अफरीत महल का कोना कोना छान मारा। जब वो राहदारी में आ निकले तो इन्हें पता चला कि दिन निकल आया है। राहदारी में धूप फैली हुई थी। इन्होंने एक बार फिर तलाश शुरू कर दी। इस बार इन्हें कामयाबी हुई। इनकी नज़र एक ऐसे तारीक कमरे पर पड़ी जहाँ से तहखाने में दाखिल होने के लिए खुफिया रास्ता जाता था।
जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, पुरस्रार अंदाज में सीटियां बजने लगी। सीटियों की आवाज़ आस्टर और क्लास्को के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर बहुत सी औरतों के बैन करने की आवाज़ें आने लगी। यूं लगता था जैसे इन औरतों की आवाज़ से छत नीचे गिर जाएगी। दोनों इस सूरत-ए-हाल से कुछ घबराए, फिर हौसला पैदा करके आगे बढ़े। अभी वो तहखाने के जीने पर पहुंचे ही थे कि भेड़ियों के घुर्राने और चमगादड़ों की चीखें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे इन औरतों की आवाज़ से छत नीचे गिर जाएगी। दोनों इस सूरत-ए-हाल से कुछ घबराए, फिर हौसला पैदा करके आगे बढ़े। अभी वो तहखाने के जीने पर पहुंचे थे कि भेड़ियों के घुर्राने और चमगादड़ों की चीखें सुनाई दी। वो दोनों समझ गए, तारीखी में बदरुओं की हुकूमत होती है, तारीखी में इनका मुकाबला करना मुश्किल होता है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर तहखाने में उतर गए। तहखाने में हर तरफ हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा बड़ी खौफनाक थी। लंबे लंबे सतून छत को सहारा दिए खड़े थे। सामने एक ऊंचा सा स्टेज था, करीब ही एक खुला ताबूत पड़ा था। वो दोनों इसके करीब पहुंचे। ताबूत में एक वैम्पायर सो रही थी। होठों से बाहर निकले 2 दांत और इसका लंबूतरा खूनी चेहरा बड़ा खौफनाक लग रहा था। इन दोनों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन इन्हें इस ताबूत के अलावा कोई नज़र नहीं आया। हैरत है, बाकी ताबूत कहाँ गए? आस्टर ने ताज्जुब व परेशानी की आलम में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहरहाल पहले इस चुड़ैल का खात्मा कर डालें, फिर इन ताबूतों को भी तलाश करेंगे। वो भी यहीं कहीं होंगे। ये कहकर क्लास्को 6 फुट लंबी नुकीली आईनी सुलाख इस वैम्पायर के सीने में गोपना ही चाहता था कि वैम्पायर एक दिलदोज चीख मारकर आंखें खोलती हुई ताबूत में उठ बैठी और हड़प कर जाने वाली निगाहों से क्लास्को को देखकर दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी के फर्श के अंदर से 10-12 ताबूत नमूदार हुए। इनके ढकने खुद ब खुद फर्श पर लुढ़क रहे थे। हर एक ताबूत से एक वैम्पायर उठ खड़ी हुई। इन सब के दांत बाहर निकले हुए थे, बारीक लिबास में जो कि इनके जिस्म पर झलक रहा था। ताबूत से निकलने वाली 10-11 वैम्पायर ने क्लास्को और आस्टर को चारों तरफ से घेर लिया। ये दहशतनाक मंजर देखकर पहली बार क्लास्को और आस्टर को खौफ महसूस हुआ। वो पुश्त से पुश्त लगाकर आईनी सलाखें संभाले खड़े हुए थे। मौत सर पर मंडला रही थी, लेकिन वो आखिर दम तक अपना दफा करने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी वक्त एक ताबूत में से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। तमाम वैम्पायरों की नज़र इस ताबूत की तरफ मरकूज हो गई। ये ताबूत दूसरे तमाम ताबूतों से बड़ा था। सबसे पहले ताबूत के किनारे पर बड़े बड़े नाखूनों वाला एक हाथ नमूदार हुआ। फिर देखते ही देखते बड़ी बड़ी अंगारों वाली आंखें बाहर निकली। ड्रैकुला ताबूत में उठ बैठा था और गर्दन मोड़कर अपने दोनों दुश्मनों की तरफ देख रहा था। वो ताबूत से निकलकर चंद कदम आगे बढ़ा और एक तवील उल कामत शख्स लग रहा था। इसने स्याह लिबादा ओढ़ रखा था। सब वैम्पायर इसके एहतराम में सर झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे इसके हुक्म का इंतजार कर रही हो। ड्रैकुला ने हाथ के इशारे से हमले का हुक्म दिया। इसके साथ ही तमाम वैम्पायरों ने खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए अपने दरमियान कदरे अंधेरे में खड़े दुश्मनों पर हमला कर दिया। वो अपने नाखनों और नुकीले लंबे दांतों से इन पर हमला करने की गरज से आगे बढ़ी। क्लास्को ने अपनी जानब बढ़ती हुई एक वैम्पायर के सीने में सुलाख घोंप दी, लेकिन वैम्पायर ने इसका कोई खास असर न लिया और बार बार क्लास्को पर अपने नुकीले नाखनों से हमला करती रही। आस्टर भी सिर्फ 2 वैम्पायरों को ही ठिकाने लगा सका था। इसके बाद इसकी सुलाख एक वैम्पायर के सीने में ऐसी पेवस्त हुई कि बाहर न निकल सकी और वो भी खंजर से अपना दफा करने पर मजबूर हो गया। उन्हीं वैम्पायरों की ख्वाहिश थी कि इन्हें जख्मी करके इनके जिस्म में दांत गाड़ कर इनका खून पी ले, ताकि इनकी नस्ल में इजाफा हो सके। अचानक तहखाने के छत में एक मशल जल उठी और तहखाना रोशन हो गया। मशल में से चिंगारियां और शोले निकल रहे थे। वैम्पायरों ने खौफ से आग उगलती हुई मशल और मशल बरदार को देखा और मशल बरदार छत से तहखाने में कूद गया। वैम्पायरें खौफ से पीछे हट गईं। इन्होंने मशल बरदार को पीछे हटते हुए शोला बार निगाहों से देखा। वो भी एक इंसान था जो आम हालात में इनका शिकार बन सकता था, लेकिन इसके हाथ में मशलें वैम्पायरों के लिए किसी आफत से कम न थी। वो अपनी जान बचाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ड्रैकुला के चेहरे पर भी खौफ और गुस्से के आसार नुमायां थे। वो भी मशल से शोले और चिंगारियां निकलती देखकर अपने दफा के लिए चंद कदम पीछे हट गया। क्लास्को और आस्टर ने उसे गैबी मदद तस्वर करते हुए मशल बरदार को देखा। दोनों ने उसे पहचान लिया। मशल बरदार गांव के गिरजे का पादरी फादर जोसेफ था। ओह फादर जोसेफ, उनकी ज़बान से बैक वक़्त बेख्तियार निकला। फादर जोसेफ जलती हुई मशल क्लास्को की तरफ उछालते हुए कहा, लो क्लास्को, होशियार, इस मशल इन शैतानी रूहों को भून डालो। क्लास्को ने छलांग लगाकर मशल पकड़ ली और आस्टर की पुश्त की जानब करते हुए वैम्पायरों पर हमला कर दिया। तमाम शैतानी रूहें आग से बेहद खौफजदा थीं। वैम्पायरों के पास अब अपने दफा के लिए पीछे हटने के सिवा कोई चारा न था। फादर जोसेफ ने लाइटर से दूसरी मशल रोशन की। दूसरी मशल भी इंतहाई शोले उगलने लगी।
فادر نے یہ مشل آسٹر کی طرف اچھال دی۔ اب آسٹر بھی آگے بڑھ کر مشل سے ڈریکولا اور ویمپائروں پر حملہ کرنے لگا۔ فادر جوزف نے وقت ضائع کیے بغیر تیسری مشل جلائی اور خود بھی بڑی پھرتی سے ویمپائروں پر حملہ آور ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ڈریکولا آگ سے خوف زدہ ہو کر جان بچانے کے لیے چور راستے سے ہوتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ ویمپائروں کو بھی یہی ترکیب پسند آئی کہ فرار ہو کر جان بچائی جائے۔ وہ بھی ایک ایک کر کے چور راستے سے گزر کر کمرے میں پہنچ گئی۔ اب تہ خانے میں صرف یہ 3 مشل بردار افراد رہ گئے۔ ان کا پیچھا کرو اور ان کو کمرے سے نکال کر راہداری میں دھکیل دو۔ یہ کہہ کر فادر جوزف سب سے پہلے چور راستے سے اس کمرے میں پہنچا جہاں شیطانی روحیں پناہ لیے ہوئے تھیں۔ کلاسکو اور آسٹر بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور کمرے میں پہنچ کر تینوں نے حملہ کر کے تمام شیطانی روحوں کو ڈریکولا کے کمرے سے نکال کر راہداری میں دھکیل دیا، جہاں دھوپ کی کرنوں سے ڈریکولا اور دیگر تمام شیطانی روحوں کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اندھیرے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ انہوں نے تاریک کمروں میں داخل ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بھی کوئی شیطانی روح کسی کمرے کی طرف بڑھتی، کوئی ایک مشل بردار آگ برساتی ہوئی مشل لے کر اس پر حملہ آور ہو جاتا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی۔ شعلوں کی تیز روشنی اور حرارت اور دھوپ سے ڈریکولا اور تمام شیطانی روحیں نڈھال ہو کر راہداری میں گر پڑی اور درد سے کرانے اور چیخنے لگیں۔ کلاسکو دوڑ کر تہ خانے میں پہنچا اور دونوں آئینی سلاخیں اٹھا لایا۔ اس نے ایک سلاخ آسٹر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ایک بے ہوش پڑی ویمپائر کے سینے میں گھونپ دی۔ ویمپائر نے ایک فلک شگاف چیخ مار کر دم توڑ دیا۔ اب وہ دوسری ویمپائر پر حملہ آور ہوا۔ آسٹر نے سب سے پہلے ڈریکولا کے سینے میں ایک آئینی سلاخ گھونپ دی۔ ڈریکولا نے اس قدر خوفناک چیخ ماری کہ پورے عفریت محل کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ کافی دیر تک درد سے تڑپتا رہا اور پھر وہ مبارک گھڑی بھی آئی کہ جب اس کا دم نکل گیا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اب کلاسکو اور آسٹر نے باقی ویمپائروں کے سینے میں بھی باری باری سلاخیں گھونپ دی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کامیابی پر سب کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ تمام شیطانی روحوں کے خاتمے کے بعد عفریت محل میں سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ ان تینوں افراد کو رات بھر گاؤں سے غائب پا کر فکر مند ہوئے۔ کڑیل جوان جن کے ہاتھوں میں نیزے، لاٹھیاں اور چھریاں تھیں، لے کر انہیں تلاش کرتے ہوئے عفریت محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر راہداری میں پہنچے تو یہ عجیب منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ ان تینوں کی کامیابی پر بے حد خوش ہوئے، لیکن انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ وہ تینوں شیطانی روحوں سے مقابلے کے دوران سخت نڈھال اور زخمی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جلد ہی چند نوجوانوں نے تینوں کو فوراً طبی امداد فراہم کی، جبکہ دوسرے جوانوں نے ڈریکولا اور ویمپائروں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام انجام دیا اور بنی نوع انسان کو ڈریکولا کی نحوست سے نجات حاصل ہو گئی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل اردو ایبک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں۔